वेलकम टू आरजीएल इंग्लिश क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th के बिहार बोर्ड एग्ज़ाम स्पेशल है। ये 2025 में देने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज हम टोटल चैप्टर्स का, टोटल बुक्स का VVI 500 ऑब्जेक्टिव्स हम निकाले हैं। ठीक है, आज पढ़ेंगे इसके हर एक चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्रोज सेक्शन से, यानी कि कहानी से। तो पहला नंबर में आपका आता है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर किसने लिखा है? महात्मा गांधी ने। 2 अक्टूबर 1869 में जन्म हुआ था, 30 जनवरी 1948 में इसकी मृत्यु हुई थी। अब क्वेश्चन पहला नंबर में क्या कहता है? डैश इज नॉन एज बापू और फादर ऑफ नेशन। कौन बापू या फादर ऑफ नेशन, राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? MK गांधी। इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर एक प्रकार का क्या है? तो ये एक प्रकार का ऐसे है। डैश आर गांधीज चीफ वेपन्स। गांधी जी के मुख्य हथियार क्या थे? तो ट्रूथ और नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा। गांधी जी कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स फ्रॉम। गांधी जी पूर्णतः डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स, यानी कि भारतीय पॉलिटिक्स में, भारतीय राजनीतिक में सक्रिय हो गए। कब? 1915 से लेकर के 1948 ईस्वी तक। हिज ऑटोबायोग्राफी, उनकी ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ और यंग इंडिया, उनकी 2 यंग इंडिया उसके आर्टिकल है। ये दोनों किसने लिखा है? तो महात्मा गांधी ने। ठीक है, तो 5 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। और 6 का भी आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी वाज ए एंड डैश देन ए पॉलिटिशियन। महात्मा गांधी एक राजनीतिज्ञ से क्या थे? अच्छे थे वो, स्पिरिचुअल लीडर, आध्यात्मिक नेता थे। इंडियाज़ ग्लोरी इज दैट, इंडिया की गौरव गरिमा की बात करें तो ये रिमेंस, बचा हुआ है। कैसे भाई? इमूवेबल है। भारत की गौरव गरिमा, भारत की संस्कृति अभी तक नहीं बदला है। और यहाँ की जो संस्कृति है ना, पैरेलल है, यानी कि एक पिलर के तरह खड़े हैं, स्तंभ के रूप में। ठीक है, इसको कोई बदल नहीं सकता है। फेरोज की बात करते हैं तो ये एक प्रकार का रूलर्स है, आक्रमणकारी है। कहाँ के? इजिप्ट के। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कहता है। डैश वेर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेजेस। कौन छोटे से गांव में खुश रहते? तो आवर एंसेस्टर, हमारे फोरफादर्स, वंशज, ठीक है ना, हमारे पूर्वज रहते थे। मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप। मॉडर्न सिविलाइजेशन की बात करते हैं, ये पूजा करती है। किसकी पूजा करती है? तो मटेरियल की, मशीनीकरण की। वेल्थ एंड लग्जरियस, यानी कि कहता है कि धन और विलासिता की ज़िंदगी, ये डू नॉट मेक ए डैश हैप्पी। किसको हैप्पी नहीं कर सकता है? तो ये मैन को हैप्पी नहीं कर सकता है। द पीपल ऑफ यूरोप आर, यहाँ पे ARE होगा। द पीपल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड, यानी कि यूरोप के लोग काफ़ी इंस्पायर्ड थे, प्रेरित थे। किन से? ग्रीक और रोमन राइटर से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, यानी कि भारतीय संस्कृति की जो टेंडेंसी है वो क्या करती है? एलिवेट करती है मॉरल बीइंग को। याद रखिएगा, इंडियन सिविलाइजेशन की बात करता है तो मॉरल बीइंग हो जाएगा, और वेस्टर्न सिविलाइजेशन की बात करता है तो ये इमॉरलिटी या फिर मटेरियलिटी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। आवर एंसेस्टर एंजॉय ट्रू डैश रूल। कैसा रूल? तो होम रूल। क्वेश्चन नंबर 17 बता दिए हम कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन प्रोपोगेट्स, बढ़ावा देता है किसको? इमॉरलिटी को और मटेरियलिटी को। माइंड इज रेस्टलेस डैश। माइंड क्या है? एक अशांत पक्षी है, जितना आप उसको दीजिएगा उतना और चाहेगा, और लास्ट में अनसेटिस्फाइड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 में। हैप्पीनेस इज लार्जली ए एंड डैश कंडीशन। हमारा जो हैप्पीनेस है, खुशी जो है, वो निर्भर करता है हमारे मेंटल कंडीशन पे। इन एंशियंट डेज, प्राचीन ज़माने में लोग फॉलो करते थे किसको? एग्रीकल्चर, खेतीबाड़ी को, यानी कि खेतीबाड़ी, सामान्य लोग खेतीबाड़ी ही करते थे। ठीक है, मुख्य व्यवसाय उनका खेती ही था। टू ऑब्जर्व मॉरलिटी, अगर आप मॉरलिटी को ऑब्जर्व करना है तो सबसे पहले आपको मास्टर बनना पड़ेगा। किस पर मास्टर बनना पड़ेगा भाई? मास्टरी ओवर, तो अपने माइंड और पैशन पर। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, ये आधार है किसका? किस सिविलाइजेशन का? इंडियन सिविलाइजेशन का। सिविलाइजेशन पॉइंट आउट्स द मैन, पॉइंट आउट टू मैन द डैश, यानी कि सिविलाइजेशन जो है ना, आदमी को दिखाता है, क्या दिखाता है? पाथ ऑफ ड्यूटी, यानी कि कर्तव्य की राह को दिखाता है। गुजराती लोगों का मानना है कि सिविलाइजेशन का मतलब होता है गुड कंडक्ट। ठीक है,
आप इसको जल्दी जल्दी पढ़ते चले जाइए, समझते चले जाइए, ठीक है। गिबन, गिबन क्या है? एक गिबन इंग्लिश हिस्टोरियन थे, अंग्रेजी के बहुत बड़े इतिहासकार थे, लेकिन ये बिलोंग कहाँ से करते थे? इटली से या रोम से। प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, वहाँ पे सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। सिंपल की बात करें तो महात्मा गांधी इंडिया के हो जाएंगे, और प्लेन लिविंग की बात करें तो ये हो जाएगा वेस्टर्न फिलोसफर का मोटो था। द गोल्डन फ्लिक वाज डैश मैथोलॉजी। गोल्डन फ्लिक क्या है? एक ग्रीक मैथोलॉजी है, धर्मशास्त्र है, पौराणिक कथा है। द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन, दुनिया का सबसे फेमस सिविलाइजेशन एटिक सिविलाइजेशन है, लेकिन ये बिलोंग करता है कहाँ से? ग्रीक से। द इन्वेंशन ऑफ डैश प्रूव्ड ए माइलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट, कहता है ऐसी कौन सी चीज़ का आविष्कार हुआ, खोज हुआ, ठीक है ना, जो कि हमारे प्रगति में मील का पत्थर साबित हुआ, तो वो है फायर। इट इज चार्ज अगेंस्ट इंडिया दैट हर पीपल आर सो, यानी कि बहुत सारे वेस्टर्न सिविलाइजेशन ने इस पर आरोप लगाया कि भारत के लोग जो है ना क्या है, तो भारत के लोग अनसिविलाइज्ड है, इग्नोरेंट है, स्टोलेट, यानी कि असभ्य है, जंगली है, हुट्टी है। यानी कि मतलब कहने का अर्थ हुआ कि विदेशी लोग भारत के लोगों को बदलने के लिए चाहता था, ठीक है ना, उसकी संस्कृति को बदलना चाहता था, लेकिन नहीं बदला तो वो उनको असभ्य समझने लगे, जंगली समझने लगे, हुट्टी समझने लगे। लेकिन ऑल ऑफ दीज हो जाएगा आंसर इसका। आवर सिविलाइजेशन, आवर कल्चर, आवर स्वराज डिपेंड अपॉन, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारा स्वराज ये निर्भर करता है हमारे रेस्ट्रिक्ट वांट्स पर और साथ ही साथ सेल्फ डिनाइल पर, आत्मनियंत्रण पर और रेस्ट्रिक्ट वांट्स अनंत इच्छाओं पर रोक लगाकर। ये आंसर हो जाएगा आपका बोथ, ठीक। आपका एक चैप्टर खत्म हो गया, दूसरा चैप्टर चलते हैं। दूसरा चैप्टर आपका भारत इज माई होम। ये डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया है। 1897 में इसका जन्म हुआ, 1969 में इसकी मृत्यु हुई। भारत इज माई होम ये एक प्रकार का स्पीच है। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म हैदराबाद में हुआ था, और ये कब हुआ था? हैदराबाद में 1897। डॉक्टर हुसैन वाज ए ग्रेट डैश एज वेल एज एन इमिनेंट एजुकेशनिस्ट। डॉक्टर जाकिर हुसैन एक फ्रीडम फाइटर्स थे, एक महान फ्रीडम फाइटर थे, साथ ही साथ इमिनेंट प्रसिद्ध शिक्षाविद भी थे। ही टूक द ओएथ एज डैश ऑफ इंडिया इन 1967, यानी कि उन्होंने शपथ लिया 1967 में, 1967 में इंडिया के किस पोस्ट पर? तो थर्ड प्रेसिडेंट के रूप में इन्होंने शपथ लिया, ठीक है ना। 5वां नंबर है आपका अर्लियर, इसके पहले वो गवर्नर थे, कहाँ के? बिहार के। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है डैश वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन के रोल मॉडल कौन थे? डॉक्टर राधा कृष्णन। डॉक्टर हुसैन डिलीवर्ड द स्पीच, अपना भाषण कब दिया इन्होंने? 1967 में। डॉक्टर राधा कृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ, अपने विश्वास को कभी नहीं खोए, किसमें? इन इसेंशियल ह्यूमैनिटी में, मानवता में। डैश ब्राउट ए लॉट ऑफ एजुकेशन, यानी कि कौन? एजुकेशन एंड वेल्थ ऑफ नॉलेज टू द प्रेसिडेंसी, अध्यक्ष के पद पर रहते हुए एजुकेशन के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति लाए। वह कौन थे? डॉक्टर राधा कृष्णन। डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच 1967। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 ईस्वी में भाषण दिए, ठीक है ना, स्पीच दिए। आफ्टर टेकिंग द ओएथ एज द डैश, किस पोस्ट पर गए थे? ये प्रेसिडेंट के पोस्ट पर, ठीक है। अगर आपको स्पीड लग रहा है तो आप अपने मोबाइल में सेटिंग कर लीजिए, स्लो में कर लीजिए और उसको सुनिए और समझिए। डैश इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल कैरेक्टर एंड बिल्डिंग, किसी भी राष्ट्र का, किसी भी देश का जो प्राइम इंस्ट्रूमेंट होता है, प्राथमिक इंस्ट्रूमेंट होता है, वो होता है एजुकेशन। डॉक्टर हुसैन इंटर्स द ऑफिस, डॉक्टर हुसैन जो है ना, जब अपने ऑफिस घुसते हैं ना, पूरी मानवता के साथ, प्रेयरफुल मानवता के साथ, ठीक है ना, ह्यूमिलिटी के साथ घुसते हैं वो अपना ऑफिस। वर्क ऑन वन सेल्फ मीन्स, यानी कि जो खुद के लिए काम करता है वो इंडिविजुअल कहलाता है, इंडिविजुअल होता है वो। डैश कॉल इंडिया, किसने कहा कि इंडिया जो है ना द यंग स्टेट है, वो भी कैसा पीपल का? तो एंशिएंट पीपल का। तो ये कहना है डॉक्टर जाकिर हुसैन का। आवर पास्ट कल्चर, हमारा जो पास्ट कल्चर है वो अभी भी क्या है? अलाइव है, जिंदा है, एंड डायनामिक, गतिमान है। डॉक्टर हुसैन प्लेजेस हिमसेल्फ, डॉक्टर जाकिर हुसैन वचन देते हैं कि टू द सर्विस ऑफ टोटलिटी ऑफ इंडियाज़ कल्चर, जितने भी काम करूंगा मैं तो इंडिया के कल्चर के प्रति काम करूंगा, ठीक है ना। आंसर भी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? डॉक्टर जाकिर हुसैन सीज डैश एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क, डॉक्टर जाकिर हुसैन देखते हैं कि वर्क के कितने पहलू हैं, तो वर्क के 2 पहलू हैं, पहला इंडिविजुअल और दूसरा सोशल। डैश सेज दैट पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर मॉरल पर्पस, कौन कहते हैं कि अपनी पावर को
लगा देनी चाहिए मॉरल पर्पस में, नैतिक पर्पस के लिए। तो ये कौन कहते हैं? तो एम के गांधी कहते हैं, महात्मा गांधी। हाउ लॉन्ग डॉक्टर जाकिर हुसैन लिव्ड? डॉक्टर जाकिर हुसैन कब कितना दिन तक जिंदा रह रहे थे? तो 72 ईयर्स तक। ठीक है, अब चलते हैं हम चैप्टर नंबर 3, ए पिंच ऑफ सनफ। ये किसके द्वारा लिखा गया? मनोहर मालगोएंकर के द्वारा। और पिंच ऑफ सनफ एक प्रकार का ह्यूमरस है, ठीक है ना, कॉमेडी है। अब इसका ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं। ए पिंच ऑफ सनफ किसके द्वारा लिखा गया? मनोहर मालगोएंकर के द्वारा। मनोहर मालगोएंकर जो थे ना, एक इज वेल नॉन, अच्छे खासे शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, और साथ ही साथ क्या थे? नॉवलिस्ट भी थे ये, ठीक है ना, साथ ही साथ क्या थे? ये नॉवलिस्ट थे। ओके, तो इसके बाद पढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3, हिज क्रेडिट। उसका जो क्रेडिट गया है, यानी कि 25 पब्लिकेशन का क्रेडिट गया है। द प्रिंसेस, डिस्टेंट ड्रम्स, बॉम्बे बिवेयर, ए बैंड इन द गंगेज आर द इम्पॉर्टेंट वर्क्स। उसकी प्रमुख रचनाएं हैं। किसकी प्रमुख रचनाएं हैं? तो मनोहर मालगोएंकर के। डैश वॉज कमिंग टू विजिट द नरेटर्स फैमिली। लेखक के परिवार में कौन विजिट कर रहे हैं? तो नानू काका। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। द नरेटर वाज ए एंड डैश ऑन प्रोबेशन, यानी कि नरेटर क्या काम करते थे? तो वो अंडर सेक्रेटरी का काम करते थे। नानू काका वाज टू स्टे, नानू काका ठहरने के लिए आए थे। कितना दिनों तक? 2 से 3 दिन तक, ठीक है ना, इनसे ज़्यादा वो नहीं ठहरने वाले थे। नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली, नानू काका दिल्ली आए थे। क्यों आए थे? तो मिनिस्टर से मिलने के लिए। डैश इन्फॉर्म द अंडर सेक्रेटरी अबाउट नानू काका विजिट। किसने कही कि नानू काका आ रहे हैं? नानू काका के आने के बारे में जानकारी कौन देती है? तो उनकी माँ देती है, लेखक की माँ। नानू काका वाज इंस्टॉल इन डैश रूम बाय हिज मदर। नानू काका को इंस्टॉल कर दिया गया था किसके रूम में? तो ऑथर्स के ही रूम में, राइटर्स के ही रूम में इंस्टॉल कर दिया था। किसके द्वारा? तो उसकी माँ के द्वारा। नानू काका वाज द नरेटर्स डैश। नानू काका लेखक के कौन थे? तो मटेरनल अंकल थे, उसके मामा थे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कहता है। डैश इज द मेन कैरेक्टर ऑफ ए पिंच ऑफ सनफ। ए पिंच ऑफ सनफ में जो मेन कैरेक्टर कौन है? तो वो है नानू काका। इन ए लिंग्विस्टिक इमरजेंसी, अधिकांशतः जो है ना, नानू काका ऑलवेज स्पीक्स। इमरजेंसी में वो किस टंग का प्रयोग करते थे? तो मदर टंग का प्रयोग करते थे। नानू काका बिलोंग्स टू, नानू काका कहाँ से बिलोंग करते थे? महाराष्ट्र से। नानू काका वाज स्टैंडिंग ऑन द डोरवे ऑफ ए डैश क्लास कैरिज। नानू काका जो ट्रेन पर थे वो किस बोगी में चढ़े थे? तो वो थे, बोगी का नाम सेकेंड क्लास कैरिज में, सेकेंड क्लास का बोगी था। रतिराम वाज द सन ऑफ, रतिराम किसके बेटे थे? तो सोहनलाल रतिराम के बेटे थे। सोहनलाल रतिराम क्या थे? तो दिल्ली में एक पार्टी बॉस थे। नानू काका ऑफन यूज टू वियर ए डैश कोट। नानू काका प्राय जो पहनते थे ना, तो जोधपुर को कोट पहनते थे। और इनका एक आदत यह भी था, ये अपने पास में एक स्नफ बॉक्स भी रखते थे और उसको निकाल करके वो सूंघा करते थे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कहता है। डैश इज द एम्बेसडर इन द स्टोरी ए पिंच ऑफ सनफ। कौन एम्बेसडर थे? तो एम्बेसडर हजरत बरकत अली थे। नानू काका वाज ए यूनिक क्वालिटी। नानू काका के पास एक यूनिक क्वालिटी था। कैसा? टेलिंग ए लाइज, यानी कि झूठ बोलने की एक कला थी। डैश टाइड ए ह्यूज ऑरेंज टर्बन अराउंड नरेटर सेट। लेखक के माथे में, ठीक है ना, ऑरेंज टर्बन टाई कौन बांधते हैं? तो ये कौन बांधते हैं? नानू काका। नानू काका रोट ए चेक ऑफ डैश रुपीज़। नानू काका एक चेक लिखते हैं, कितने रुपये का? तो ये 1000 रुपये का। नानू काका गेव द धोबी ए डैश नोट एज ए रिवार्ड। नानू काका जो है ना, रिवार्ड के रूप में धोबी को कितना रुपया देते हैं? तो 2 रुपया देते हैं। द वेलफेयर मिनिस्टर फिक्स्ड हिज डॉटर। वेलफेयर मिनिस्टर जो थे ना, वो अपने बेटी की शादी जो है ना फिक्स कर दिए थे। किसके साथ? कौन सा, कहाँ के राजा थे? प्रिंस ऑफ नैनौर के थे। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या कहता है। नानू काका विजिटेड द वेलफेयर मिनिस्टर इन द गाइज ऑफ। नानू काका जब वेलफेयर मिनिस्टर के यहाँ गए ना, तो वो जो है ना किस भेष में गए थे? तो एस्ट्रोलॉजर के भेष में गए थे। यानी कि एस्ट्रोलॉजर का मतलब क्या होता है? भविष्य देखने वाला, भविष्य वक्ता के रूप में गए थे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या कहता है। नानू काका एंड द नरेटर वेंट टू द डैश फॉर ए ग्रैंड कार। एक बहुत सा अच्छा सा कार लेने के लिए नानू काका और नरेटर किसके पास जाते हैं? तो सिक्का ऑटो डीलर के पास जाते हैं। द सेकेंड इंपॉर्टेंट पर्सन नानू काका हैड ए प्लान टू मीट वाज। पहले तो ये मिले किससे? रतिराम से, जो पार्टी बॉस थे। लेकिन सेकेंड इंपॉर्टेंट पर्सन जो थे ना, वो वेलफेयर मिनिस्टर थे,
ठीक है। उसके बाद एक लाइन देखिए, देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी इज सेड बाय, ये देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी, ये जो वर्ड, ये जो सेंटेंस इस्तेमाल किया गया है, तो ये किसके द्वारा किया गया था? ये नानू काका के द्वारा किया गया था। नानू काका पोर्ट्रेट हिमसेल्फ एज द हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर ऑफ द महाराजा ऑफ डैश। नानू काका एक ऐसा कपड़ा पहने हुए थे, अपने आप का ढांचा ऐसा बना लिए थे, तो ऐसा लग रहा था कि हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर हो, यानी कि खानदानी एस्ट्रोलॉजर, भविष्यवक्ता हो, वो भी महाराजा ऑफ कहाँ का? तो नैनौर का, ठीक है। नानू काका गेव द एड्रेस, नानू काका ने जब विजिटेड बुक पे एड्रेस दिया तो किन का एड्रेस दिया? तो वो अपना खुद का नहीं दिए, वो नरेटर का दिए, लेखक का दिए, ठीक है। चलिए अब आते हम क्वेश्चन मतलब चैप्टर नंबर 4 में, आई हैव ए ड्रीम। ये किसके द्वारा लिखा गया है? मार्टिन लूथर किंग के द्वारा। इनका जन्म 1929 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1968 ईस्वी में हुए थे। मनोहर लाल गोयनकर, समझिएगा, मनोहर लाल गोयनकर जो है ना वो इंडिया के थे, ठीक है ना। याद रखिएगा कि मनोहर लाल गोयनकर कहाँ से बिलोंग करते थे? इंडिया से बिलोंग करते हैं, ठीक है। चलिए अब पढ़ते हम चैप्टर नंबर 4। समझिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है? आई हैव ए ड्रीम एक प्रकार का स्पीच है और ये किसके द्वारा दिया गया है? तो मार्टिन लूथर किंग के द्वारा। मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिलीवर्ड हिज स्पीच इन वाशिंगटन डीसी। ये वाशिंगटन डीसी में दिए थे भाषण, लेकिन कब दिए थे? तो 28 अगस्त 1963 ईस्वी में। मार्टिन लूथर किंग डिसलाइक्स, नापसंद करते थे, डैश डिस्क्रिमिनेशन। कौन सा डिस्क्रिमिनेशन को? कौन से भेदभाव को? तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। वहाँ जो चल रहा था, गोरे और काले लोगों के बीच भेदभाव जो चल रहा था, वही रेशियल डिस्क्रिमिनेशन से को ये काफ़ी डिसलाइक करते थे, नापसंद करते थे। इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन, इसका मतलब होता है दास्ता से मुक्त घोषणा पत्र। गेव द नैग्रो को क्या दिया? फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी, यानी कि नैग्रो लोगों को फ्री कर दिया गुलाम से, लेकिन वो केवल कागजों पे ही रहा, उसको वास्तविक रूप से फ्री नहीं मिला। किंग वाज रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। किंग जो है ना, किंग को रिगार्डेड दिया जाता है, ग्रेटेस्ट क्या थे? ऑरेटर्स, बहुत अच्छे वक्ता थे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर आस्क द ब्लैक पीपल टू कंटिन्यू वर्किंग विथ। मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है ना, लोगों को संबोधित करते हुए, ब्लैक पीपल को संबोधित करते हुए कहते हैं कि आप काम करते रहिए। किसके साथ? बड़ी फेथ के साथ आप काम करते रहिए, आशा के साथ काम करते रहिए, विश्वास के साथ काम करते रहिए, आपका सक्सेस होगा। डैश इज स्वेल्टरिंग विद द हीट ऑफ इनजस्टिस एंड ऑपरेशन। कौन जो है ना स्वेल्टरिंग, यानी कि अन्याय की आग में जल रहे हैं, तो कौन है वो? मिसिसिपी। याद रखिएगा, मिसिसिपी जो है ना स्वेल्टरिंग, जल रहे हैं विद द हीट ऑफ इनजस्टिस, अन्याय की आग में। एंड एज वी वॉक वी मेक द प्लेस दैट वी शैल ऑलवेज। ये देखिए, ये मतलब मार्टिन लूथर किंग कहते हैं, एंड एज वी वॉक, हम लोग चलेंगे और तब तक चलते रहेंगे, वी मेक द प्लेज, और हम लोग वचन देते हैं कि दैट वी शैल ऑलवेज, और हम लोग हमेशा करते रहेंगे क्या? मार्च एहीड, जब तक हमको अपना अधिकार ना मिल जाए हम लोग मार्च करते रहेंगे, आंदोलन करते रहेंगे। अमेरिका गेव द नेग्रो पीपल। अमेरिका जो है ना नेग्रो पीपल को कैसा चेक देता है? तो ये बैड चेक देता है, ऐसा चेक देता है जिसमें कि पैसा ही ना हो। बाय द सिंगिंग ऑफ इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन द होप्स ऑफ द नेग्रो पॉपुलेशन। कहता है क्या? बाय द साइनिंग होना चाहिए, हाँ साइनिंग ही है, ठीक है ना। साइनिंग, जब इमेंसिपेशन पर साइन किया गया, हस्ताक्षर किया गया, तो क्या नेग्रो का जो विश्वास है, उनकी जो आशा है, उनको फुलफिल किया गया क्या? बिल्कुल नहीं किया गया, अनफुलफिल रहा, ठीक है। टू ओवरलुक द नेग्रो वुड बी। लेखक कहते हैं कि अगर नेग्रो को ओवरलुक किया जाएगा, अगर नज़रअंदाज किया जाएगा, तो ये अमेरिका के लिए काफ़ी घातक सिद्ध होगा, फैटल होगा। रैशियल डिस्क्रिमिनेशन इज अगेंस्ट, ये जो नस्लीय भेदभाव था वो किन के खिलाफ था? ह्यूमन राइट्स के खिलाफ, मानवीय अधिकार के खिलाफ। मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिलोंग टू, कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो द USA से, अमेरिका से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, द कंडीशन ऑफ द नेग्रो का जो कंडीशन था काफ़ी अपीलिंग था, दयनीय था। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज ए डैश। मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो ना वो भी एक नेग्रो थे, ब्लैक पीपल थे। मार्टिन लूथर किंग वाज गिवन ए नोबेल प्राइज। देखिए इसको नोबेल प्राइज मिला, और किसके लिए? शांति के लिए। कब मिला? 1964 ईस्वी में। नेग्रो आर द फॉर्मर डैश ऑफ अमेरिका। नेग्रो जो थे ना, ये गुलामी का ही क्या था? गुलाम का
क्या माना जाए इसको, वंशज, यानी कि कहता है इनके जो पापा थे ना, उनके दादा सब क्या थे, गुलाम थे, उसी का फॉर्मर कहा गया। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है डैश इज द डिजर्ट स्टेट ऑफ द अमेरिका, अमेरिका का डिजर्ट स्टेट किसको माना गया, तो ये मिसिसिपी को। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज ए डैश, मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे ना एक सिविल राइट एक्टिविस्ट भी थे, यानी कि लोगों को अधिकार दिलाने में आगे रहते थे ये। मार्टिन लूथर किंग हैड डैश चिल्ड्रन, मार्टिन लूथर किंग को 4 संतान थे, ठीक है। मार्टिन लूथर किंग जो थे ना महात्मा गांधी से काफ़ी प्रभावित थे, इसीलिए उन्होंने डैश एडवोकेट नॉन वायलेंट स्ट्रगल, यानी कि अहिंसा के दम पर वो स्ट्रगल किए। तो कौन, मार्टिन लूथर किंग। मार्टिन लूथर किंग लव्स द वाइट डैश, ऐसा नहीं था कि मार्टिन लूथर किंग अगर ब्लैक पीपल थे, नेग्रो थे, तो अमेरिका के वाइट पीपल से प्यार नहीं करते थे, बिल्कुल करते थे, वो चाहते थे सब एक हो जाए। किंग वाज असैसिनेटेड, किंग की हत्या कर दी गई, कब, 1968 में। द स्लम एरिया डेंसली पॉपुलेटेड बाय एन आइसोलेटेड कम्युनिटी इज मार्क्ड बाय, कहता है क्या कि झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले, जहाँ पे किसी भी प्रकार की व्यवस्था ना हो, वैसे जगह को कौन सा नाम दिया गया, घेटो। द बैंक ऑफ जस्टिस, जो न्याय का जो बैंक है वो भी क्या हो चुका था, बैंकरप्ट हो चुका था, ठीक है। अब चलते हम चैप्टर नंबर 5 में। चैप्टर नंबर 5 क्या कहता है, आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। ये किसके द्वारा लिखा गया, बर्ट्रैंड रसल के द्वारा। 1872 में जन्म हुआ, 1970 में इसकी मृत्यु हो गई। आइडियाज दैट हेल्प मैनकाइंड इज रिटन बाय बर्ट्रैंड रसल के द्वारा। बर्ट्रैंड रसल वाज आल्सो ए मैथमेटिशियन, बर्ट्रैंड रसल मतलब मैथमेटिशियन भी थे। अकॉर्डिंग टू रसेल, रसेल के अनुसार डैश डाई इन लार्ज नंबर इन विंटर, यानी कि जाड़े की ऋतु में कौन बड़ी संख्या में मर जाते हैं, तो वो कहते हैं कि बर्ट्रैंड रसेल वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज। देखिए इनको भी नोबेल प्राइज मिला, किसके क्षेत्र में, लिटरेचर के क्षेत्र में। कब मिला इनको, 1950 ईस्वी में। ऑल टेक्निकल चेंजेज, जितने भी टेक्निकल चेंजेज होते हैं ना वो काउच डैश प्रॉब्लम्स, किसका प्रॉब्लम होता है, सोशल प्रॉब्लम्स। आज हम आधुनिक हथियार बना रहे हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं हम मानव जाति को ही विनाश पे ला रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे को मरने मारने में तैयार है, तो ये सोशल प्रॉब्लम को जन्म देती है। द टेमिंग ऑफ डोमेस्टिकेशन एनिमल्स मेड लाइफ, जब हम पालतू पशुओं को पालना शुरू किए तो ये हमारे लाइफ को क्या बना दिया, और प्लीजर बना दिया, काफ़ी आसान बना दिया, सुखी संपन्न बना दिया। वी आर मोर फ्रेंडली, हम लोग फ्रेंडली रहते हैं, कब, जब हम किसी अपने ही झुंड में रहते हैं, ठीक है। आफ्टर लैंग्वेज के बाद जो सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग विच हेल्प मैनकाइंड, जो मानव सभ्यता की मदद की, वो कौन थे, वह था फायर। लैंग्वेज के बाद फायर आया, जिन्होंने हमारे मानव विकास में काफ़ी मील का पत्थर साबित हुआ, काफ़ी प्रगति आया। द मोस्ट इंडिविटेबल रेस्पेक्ट इन विच आइडियाज दैट हेल्प मैनकाइंड इज डैश, कहता है एक ज़माना ऐसा हुआ था जिसमें कि मानव की संख्या काफ़ी कम थी। तो यहाँ पे नंबर्स की बात करता है लेखक, कहते हैं कि अगर मानव की नंबर्स संख्या उतना वहाँ उस समय नहीं बढ़ाई जाती तो आज जो है ना दूसरे जाति के, चाहे वह जानवर ही क्यों ना हो, वो इस पृथ्वी पर ज़्यादा होते हैं। इसीलिए कहता है कि मोस्ट इंडिविजुअल रेस्पेक्ट जो है ना, इसमें जो आइडिया दैट है मैनकाइंड, इसे मदद जो मिला है ना नंबर्स से। सर्वाइवल फॉर होमो सेपियंस प्राइमरली वाज, यानी कि होमो सेपियंस हमारा वैज्ञानिक नाम है मनुष्य का। मानव जो थे ना अपने जीवन यापन को पहले जो प्रारंभिक अवस्था में करते थे, क्या जीवन यापन करने में उसको कठिनाई होती थी, तो बिल्कुल कठिनाई होती थी, काफ़ी समस्याएं होती थी उनको। बर्ड्स डाई ऑफ हंगर इन लार्ज नंबर ड्यूरिंग, कहते हैं काफ़ी संख्या में जो है ना बर्ड्स भूख से मर जाते हैं, कब, ये कौन से सीजन में, तो इसका सीजन दिया गया है विंटर सीजन में। एवरी ह्यूमन डेथ, अधिकांशतः जो प्रत्येक मानव की जो डेथ होती है ना बाय स्टारवेशन इज प्रीसेडेड बाय लॉन्ग पीरियड ऑफ डैश, कहता है जितना ज़्यादा स्टारवेशन से मौत नहीं होती है उनसे ज़्यादा कहीं उनको एंग्जाइटी से मौत हो जाती है, चिंता से मर जाता है। ह्यूमन बीइंग सफ़र्स मोर ड्यू टू देयर डैश, कहता है ह्यूमन बीइंग्स, मनुष्य और पशु में क्या अंतर है, अंतर यही है कि हमारे पास क्या है, हमारे पास इंटेलिजेंस है, हमारे पास बुद्धि है, दिमाग है, ठीक है ना। इसलिए बुद्धि और दिमाग के रहने के कारण भी हम लोग क्या करते हैं, सफ़र करते हैं, ठीक है ना, स्ट्रगल करना पड़ता है। लेकिन जानवर में ऐसी बातें नहीं है, ठीक है ना। अगर खुशी की बात करते हैं तो जानवर हमसे ज़्यादा खुश रहते हैं, ठीक है ना। सिविलाइजेशन टाउट अस, सिविलाइजेशन हमें सिखाती है, क्या सिखाती है, मोर फ्रेंडली रहने के लिए। एनिमल्स गेट प्लीजर फ्रॉम डैश, एनिमल्स जो है ना प्लीजर प्राप्त करते हैं,
किससे, वाइन से, म्यूजिक से, साइंस से, तो इनको किसी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ना तो इनमें इंटेलिजेंस है और ना ही इनसे इसको इंजॉय आती है। डैश वुड नॉट हेल्प द कॉर्न टू ग्रो अनलेस ही वॉज अलाउड टू फीस्ट ऑन द ब्लड ऑफ चिल्ड्रेन। समझिएगा इनको, कहता है कौन ऐसे जनजाति थे जिनका मान्यता था कि अगर फसल को ग्रो करना है, ठीक है ना, तो अपने ही बच्चों का बलि देते थे, ब्लड देते थे वो। तो कौन जनजाति थे वो? मोलोक जनजाति थे। ड्यूरिंग समर बर्ड्स डैश दिस कैटास्ट्रॉफी। विंटर के दिनों में उनकी तो मौत हो जाती है, लेकिन जैसे ही समर आता है ना, अच्छा दिन आता है ना, तो वो उस भयानक स्थिति को वो क्या करते हैं, फॉरगेट कर जाते हैं, भूल जाते हैं। लेकिन मानव में ऐसा नहीं होता है, मानव उस भूल को सुधार सकते हैं। इन डैश द लास्ट स्टेप वाज नेवर टेकन, यानी कि इन चाइना की बात करते हैं ना, चाइना जो है ना लास्ट स्टेप में ऐसा कदम उठाया है, ऐसे ऐसे इतने तरह तरह के चीज़ों का आविष्कार किया है, इतने टेक्निकल में एडवांस है वो, कि इनका कहना ही अलग बात है। तो वो कौन है? चाइना है। द इन्वेंशन ऑफ डैश वॉज मोर इम्पॉर्टेंट दैन डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। इनमें से ऐसा कौन सा चीज़ आविष्कार हुआ, इन्वेंशन हुआ, जिसने डोमेस्टिकेशन को पीछे छोड़ दिया? तो वो है आपका एग्रीकल्चर का, ठीक है ना, खेती बाड़ी का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 20। डैश कैन एवर्ट फिजिकल डेंजर। कहता है ऐसी क्या चीज़ है जो कि फिजिकल डेंजर को कम किया जा सकता है? तो हमारी फोर थॉट, अगर हम जानते हैं कि मतलब आगे खतरा है, तो हम सोच करके उस खतरे से फिजिकल डेंजर को हम टाल सकते हैं। होमोसेपियंस इज ए साइंटिफिक नेम ऑफ, होमोसेपियंस किसका नाम है? ह्यूमन का साइंटिफिक नाम है। डैश कैन फोरसी ए कैटास्ट्रॉफी। कौन जो है ना कैटास्ट्रॉफी को देख सकता है, यानी कि बीती हुई चीज़ों को देख सकता है और उनको सुधार सकता है? तो वो है ह्यूमन बींग्स। अर्ली मैन स्टार्टेड द टेमिंग ऑफ डोमेस्टिकेशन एनिमल, स्पेशली द। प्रारंभिक अवस्था में जो है ना अर्ली मैन जो है ना वो जानवर को पालना शुरू किया, उसको उसकी पूजा भी करना शुरू कर दिया। तो ऐसा कौन सा जानवर था? तो जानवर था कॉ एंड शिप। डैश स्किल इज मोर इंपॉर्टेंट देन कंजेनाइटल स्किल। यहाँ पे जो लेखक दो प्रकार के स्किल की बात करते हैं, एक एक्वायर्ड स्किल, एक कंजेनाइटल स्किल। तो ये कंजेनाइटल स्किल जो है ना एक्वायर्ड स्किल से काफ़ी लो है। यानी कि एक्वायर्ड स्किल क्या होता है? हम चीज़ों को अपने से मेहनत के बल पर ग्रहण करते हैं। डैश पेक एंड इल्डरली रॉबिन टू डेथ। कहता है एक रॉबिन एक ऐसा पक्षी है जो अपने ही इल्डरली रॉबिन जो है ना मतलब बूढ़े पक्षी को इल्डरली रॉबिन जो है ना वो चोंच मार मार करके वो क्या करते हैं, जान मार देते हैं उनको, ठीक है, अपने ही पक्षी को, अपने ही प्रजाति को। नेक्स्ट देखिए, द आइडियाज में बी डिवाइडेड इनटू डैश पार्ट्स। यहाँ जो आइडिया जो है ना कितने भागों में डिवाइड किया गया? दो भाग में। इन एंशियंट सम ट्राइब्स वर्शिप्ड। कुछ लोग ऐसे भी थे पुराने ज़माने में, प्राचीन ज़माने में, अर्ली मैन में, जो कि लायन और क्रोकोडाइल की पूजा करते थे। इंटेलेक्चुअल एंड मॉरल क्वालिटीज मेक द डैश मैन। ये जो इंटेलेक्चुअल होता है, जिसको बुद्धि आ जाए, जिसमें क्वालिटी आ जाए, मॉरल क्वालिटी आ जाए, वो क्या करते हैं? उसकी गौरव गारिमा, उसकी संस्कृति को बढ़ा देते हैं, ठीक है ना, किसी भी आदमी की संस्कृति को बढ़ा देते हैं। आवर अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग। हमारा जो लिखने का शैली जो था अर्लीस्ट फॉर्म, वो कैसा था? पिक्टोरियल था। अब चलते हैं, हम जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए आप इसको समझिए और सुनते जाइए। अब है द आर्टिस्ट, किसके द्वारा? सिगा नोया के द्वारा। 1883 में जन्म हुआ, 1971 में इसकी मृत्यु हो गई। द आर्टिस्ट जो है ना एक शॉर्ट स्टोरी है और ये किसके द्वारा लिखा गया है? सिगा नोया के द्वारा। सिगा नोया इज ए डैश स्टोरी राइटर। कहाँ से बिलोंग करते हैं? जापान के। सेबई वॉज 12 ईयर्स ओल्ड। इसमें एक कैरेक्टर है सेबी, जिसका कि 12 साल है, ठीक है ना, और वो कहाँ के हैं? जापान के हैं। सेबई वॉज पर्सनैलिटी इंटरेस्टेड इन डैश। सेबई को काफ़ी इंटरेस्टेड है किसमें? गॉड्स में। सेबई वुड एग्जामिन द डैश एज सुन एज ही गोट अप। सेबई जब जगते थे ना, वो क्या चीज़ को एग्जामिन करते थे? तो गॉड्स को एग्जामिन करते थे। सेबई लिव्ड इन ए डैश टाउन। तो हार्वर्ड टाउन में वो निवास करते थे। वन कुड वॉक फ्रॉम वन एंड ऑफ द टाउन टू द अनदर टाउन। यानी कि उनका घर एक ऐसा जगह पे था, तो वहाँ से लगभग जो है ना पैदल जाए तो 20 मिनट की दूरी में जो है ना एक छोर से दूसरे शहर तक जाया जा सकता था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है सेबी यूज टू बोर। सेबी जो है ना यूज टू बोर ए नीट होल इन द डैश ऑफ द गॉड।
यानी कि गॉड कहाँ पे छेद करते थे ये, तो गॉड लाते थे ऊपर में वो टॉप पे छेद करते थे और वहाँ से वो क्या करते थे, उस छेद से एक्सट्रैक्ट कर लेते थे, क्या, बीज को निकाल देते थे। द टाइप ऑफ गॉड्स दैट अपील टू सेबई वाज, जितने भी गॉड्स होते थे ना, वो सेबई का जो था ना काफ़ी इवेंट सिमेट्रिकल होते थे, शुडोल होते थे, ठीक है ना, देखने में अच्छा लगता था। सेबई's फादर वर्कड एट, सेबई के पापा जो थे ना एक दुकान पे काम करते थे, वो दुकान कौन सा था, कारपेंटर था। एक दिन की बात है, सेबई जो है ना रेड हैंड पकड़ा गया, कहाँ, क्लास में ही। तो वो टीचर कौन सा था, इथिक्स का टीचर था, नैतिक शास्त्र पढ़ा रहे थे। डैश वाज सेलिंग ड्राइड पोर्मिमोन्स एंड ऑरेंजेज, कौन थी जो ड्राइड पोर्मिमोन्स एंड ऑरेंजेज बेच रहे थे, तो एक कौन थी, महिला थी, बूढ़ी महिला थी, वो बेच रही थी। वहीं पे उनको 5 इंच गॉड लंबा गॉड मिला, ठीक है ना, और वो कितने में, पहले हम 50 लाइन का पढ़ ले, 50 नंबर का पढ़ लेते, तब इसको आपको 40 नंबर समझ में आएगा। सेबई क्या करता है, 5 इंच गॉड को पहली बार देखता है और उनको खरीद लेता है। कितने में खरीदता है, 10 सेन में। लेकिन जब इनको कॉन्फिस्केटेड किया जाता है टीचर्स के द्वारा, तो ये पॉटर को देता है और पॉटर उसी गॉड्स को क्या करता है, वो 50 एन में बेच देता है, ठीक है ना। और 50 एन बराबर हो गया आपका 1 साल की मजदूरी, किनका, पॉटर का, कुली जो 1 साल में कमाता, उनकी मजदूरी बस उसी छोटे से गॉड में मिल गया। ये जाके कॉरियो डीलर के पास बेच दिया, तो कॉरियो डीलर भी क्या किया, उस गॉड को एक वेल्दी कलेक्टर के पास भेज दिया, यानी कि बहुत बड़े खरीदार थे, धनी थे, और वो कितने में बेच दिए, 600 येन में बेच दिए, ठीक है। सेबई's हॉबी ऑफ कलेक्टिंग गॉड्स मेड हिज टीचर, सेबई का जो ये हॉबी था गॉड्स को कलेक्ट करना, ये टीचर को क्या करता था, टीचर को काफ़ी क्या करता था, नाराज़ करता था, नाखुश रहते थे, ऐसी हैबिट से टीचर नाखुश रहते थे। सेबई वाज ए एंड डैश, सेबई क्या थे, एक प्रकार का, ये एक प्रकार के आर्टिस्ट थे, लेकिन कुछ समझ नहीं पाए इनके आर्ट को। द टीचर गेव सेबई's कॉन्फिस्केटेड गॉड, जब टीचर ने सेबई के गॉड को कॉन्फिस्केटेड किया, जब कर लिया, तो किसको दे दिया, वो पॉटर को दे दिया। सेबई रीड्स एट डैश स्कूल, सेबई प्राइमरी स्कूल में ही पढ़ते थे। यू आर एन इडियट डैश सॉर्टेड, मतलब किसने कहा कि यू आर एन इडियट, तो टीचर, उसके टीचर कहते हैं सेबई को यू आर एन इडियट, ठीक है। अब चलते हैं हम ए चाइल्ड इज बॉर्न, ठीक है। ए चाइल्ड इज बॉर्न जर्मन गियर के द्वारा लिखा गया है, ठीक है ना, 1939 में इसका जन्म हुआ था, बस यही डाटा बुक में दिया गया है। ए चाइल्ड इज बॉर्न रिटन बाय जर्मन गियर, जर्मन गियर वाज एजुकेटेड इन डैश, जर्मन गियर जो थे ना ऑस्ट्रेलिया में एजुकेटेड थे। ट्रेडिशन मेथड ऑफ चाइल्ड बर्थ इज एक्सपेक्टेड, यानी कि पुराने परंपरा से जो बच्चों का जन्म होता था, ये एक्सेप्टेड किया गया, अपनाया गया, किसके द्वारा, कल्चरली एंड कलेक्टिवली, यानी कि सामूहिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से इसको अपनाया गया। जर्मन गियर वाज ए फेमस डैश राइटर, जर्मन गियर जो थी ना वो फेमिनिस्ट राइटर थी। इन बांग्लादेश रूपथोका इज ए काइंड ऑफ डैश, रूपथोका एक प्रकार का क्या होता है, फेरी टेल्स होता है, परियों की कहानी होता है। जनरली एक प्रेग्नेंट वोमेन इज सेंट टू हर डैश होम फॉर चाइल्ड बर्थ, साधारणतः क्या होता है कि प्रेग्नेंट ए पेरेंट वुमेन है जो है ना, वो अपने पेरेंट्स के यहाँ चली जाती है गर्भ के दौरान, यानी कि जब वो गर्भवती होती है, प्रेग्नेंट होती है ना, तो वो अपने मायके चली जाती है, ठीक है। डैश वुमेन विजिट हर मदर्स हाउस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, खासकर ये इंडियन महिलाओं में होती है। इन डैश चिल्ड्रेन अंडर द एज ऑफ 5 and 6, 5 से 6 साल की अवस्था तक उनकी जो देखभाल किया जाता है पूरा फैमिली के द्वारा की जाती है। ऐसा सिस्टम कहाँ है, तो ऐसा सिस्टम बांग्लादेश में है। ए वोमेन हैज़ टू ऑब्जर्व वेरियस कस्टम एंड रिचुअल ड्यूरिंग, एक महिला को बहुत सारे रीति रिवाजों से गुजरना पड़ता है, मानना पड़ता है, कब, जब वो प्रेगनेंसी के दौरान होते हैं तब। सिलेटी वोमेन जो है ना, हर चाइल्ड आर गिवन न्यू ड्रेसेस ऑन द डैश डे ऑफ द बर्थ, जिस प्रकार हम 6 दिन में उसका छठी बनाते हैं ना, लेकिन वहाँ पे जो है ना 7वां दिन बच्चों को नए नए ड्रेस दिए जाते हैं, ठीक है ना, और उनके साथ साथ उसका नामकरण भी 7वां दिन ही किया जाता है। द नेमिंग सेरेमनी इज हेल्ड व्हेन द बेबी इज डैश डेज ओल्ड, याद रखिएगा डेज की बात कर रहा है, तो यहाँ पे 7 डेज ओल्ड, जब वो 7 दिन के हो जाएंगे तब उनका नामकरण किया जाता है। इन ट्रेडिशनल सोसाइटी ए प्रेग्नेंट वोमेन इज प्राइमरली सपोर्टेड, अगर बात करें ट्रेडिशनल सोसाइटी की, तो सबसे ज़्यादा उसकी मदद मिलता है, तो वो मदद कौन करते हैं, उनके हस्बैंड। इन ट्रेडिशनल बर्थ्स इन्फेंट एंड मदर मोर्टिलिटीज, और पुराने ढंग से अगर हम बच्चों को, माँ को जन्म देते हैं ना,
तो उनका जो मृत्यु दर होता है ना, मातृ शिशु मृत्यु दर जो होता है ना, वो काफ़ी ग्रेटर हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें सेफ्टी बहुत कम रहते हैं और शिशु मृत्यु दर की संभावना बहुत ज़्यादा रहता है। द वॉइस ऑफ ए फ्यू वोमेन राइज्ड, कहता है कि बहुत सारे महिलाओं को जो है ना, उनकी आवाज़ों को दबा दिया जाता है और उनकी आवाज़ों को सुना नहीं जाता है। कब है? ओवर द हमिंग एंड थ्रोबिंग आवर मशीन, इस मशीनीकरण के आधुनिक युग में जो है ना, उनकी आवाज़ों को दबा दिया जाता है। तो आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द बेस्ट प्लेस ऑफ द वुमेन, प्रेगनेंसी के दौरान महिला का जो सबसे अच्छा जगह होता है, अच्छा प्लेस माना जाता है, वो कौन सा होता है? उनकी अपनी माँ का घर, मायके। इन ट्रेडिशनल सोसाइटी अ वुमेन लॉस हर नेम एंड इज नॉन एज द मदर ऑफ हर फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड बट द बेस्ट रिगार्ड इट इज। देखिए ट्रेडिशनल सोसाइटी में क्या होता है, महिला को तब तक पहचान नहीं मिलता है जब तक कि उनको एक बच्चा न हो जाए, ठीक है ना, और फर्स्ट चाइल्ड के नाम से वो जानी जाती है, ठीक है ना, यहाँ तक कि वो अपने नाम को खोना पड़ता है उनको, नाम को भी। लेकिन वेस्टर्न की बात करते हैं ना, इनको जो है ना आउटरेजस माना जाता है, ये गलत माना जाता है। ठीक है। इन बांग्लादेश चिल्ड्रेन आर लुक्ड आफ्टर बाय द डैश, बांग्लादेश में जो बच्चों की देखरेख करते हैं ना, वो पूरा फैमिली मिलकर करते हैं। व्हेन बेबी इज बॉर्न, जब बेबी जन्म लेते हैं ना, तो इट इज ऑकेजन ऑफ जॉय फॉर, तो किसके लिए? पूरा फैमिली के लिए एक प्रकार का अवसर हो जाता है। ए चाइल्ड इज बॉर्न जो है ना, ये भी लिया गया है, कहाँ से लिया गया? उनकी एक है सेक्स एंड डेस्टिनी से लिया गया है। सेक्स एंड डेस्टिनी द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट। 8वां है हाउ फ्री इज द प्रेस, ये किसके द्वारा? डोरोथी एल सेयर्स के द्वारा। 1893 में जन्म हुआ, 1957 में इसकी मृत्यु हो गई। द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ ए पॉपुलर डेली इज कंट्रोल्ड बाय डैश चिप फैक्टर्स, कहता है डेली जो न्यूज़पेपर होते हैं ना, वो कंट्रोल होते हैं कितने फैक्टर्स पर? 2 फैक्टर्स पर। एडिटोरियल पॉलिसी, व्हेन वी स्पीक ऑफ द फ्रीडम ऑफ द प्रेस, जब हम फ्रीडम की प्रेस की बात करते हैं ना, तो वी यूजुअली हम समझ लेते हैं फ्रीडम इन ए डैश सेंस, किस सेंस में? तो टेक्निकल सेंस में। डैश इज सेंसरशिप इम्पोज्ड इन प्रेस ऑन ए कंट्री लाइक ब्रिटेन, कहता है क्या कि डैश इज सेंसरशिप इम्पोज कर देते हैं इन प्रेस में। कब? व्हेन ए कंट्री, किस देश में? लाइक ब्रिटेन। कब है? ड्यूरिंग डिजास्टर, यानी कि हम लोग भी देखिएगा हमारे देश में भी क्या होता है, जब कभी स्थिति भयानक हो जाती है या फिर अफवाह फैल जाती है झूठ का, तो सबसे पहले इंटरनेट को क्या करते हैं? बैन कर देते हैं, ठीक है ना। तो उस समय पेपर थे, तो पेपर पे प्रेस पे इम्पोज कर दिया है। इन डेमोक्रेसी की बात करते हैं, द फ्रीडम ऑफ प्रेस इज डैश, तो प्रेस का स्वतंत्र होना बड़ा ही नेसेसरी है, जरूरी है, तभी हम डेमोक्रेसी की कल्पना कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। अब देखिए शी वॉज एजुकेटेड, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे थे, ठीक है। द पॉलिसी ऑफ ए न्यूज़पेपर इज लार्जली डिटरमाइंड बाय द डैश, तो ये बात करते हैं ना, पॉलिसी ऑफ न्यूज़पेपर जो होते हैं ना, डिटरमाइंड होते हैं ये किसके द्वारा? प्रोप्राइटर के द्वारा, ठीक है। द डैश इज नॉट द मास्टर बट द सर्वेंट ऑफ द पीपल, ये जो हमारे स्टेट होते हैं ना, ये हमारे मास्टर नहीं होते, स्टेट का मतलब सरकार कहने का मतलब होता है यहाँ स्टेट और गवर्नमेंट दोनों दिया गया है। जो राष्ट्र स्टेट में रहने वाले जो लोग हैं, जिसको हम मान लेते हैं बहुत बड़े नेता, तो वो हमारे मालिक नहीं होते हैं, बल्कि हमारे वो सेवक होते हैं, सर्वेंट होते हैं। द फर्स्ट चीफ सोर्स ऑफ न्यूज़पेपर का जो प्रमुख जो सोर्स होता है, वह होता है एडवर्टाइजमेंट। फ्रीडम ऑफ प्रेस इज रेस्ट्रिक्टेड ड्यूरिंग, प्रेस को रेस्ट्रिक्टेड किया जाता है कब? जब कोई वार की स्थिति आ जाती है, युद्ध की स्थिति आ जाती है, तो फ्रीडम ऑफ प्रेस रेस्ट्रिक्टेड कर जाता है, उसके अधिकार को छीन लिया भी जाता है, ठीक है ना। नो वाइडली सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर डेयर सपोर्ट ए पब्लिक पॉलिसी ड्यू टू वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ, देखिए पेपर वाले जो है ना, सबसे पहले वो किसको मतलब वैल्यू देते हैं? सबसे पहले वो वैल्यू देते हैं एडवर्टाइजर्स को, ठीक है ना। उसके बाद वो लोगों के पब्लिक के बारे में कुछ सोचते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उनकी जो आमदनी होती है, मुख्य स्रोत वही एडवर्टाइजर से होता है। द ऑथर हैज गिवन द फॉर्म्स ऑफ मिसप्रेजेंटेशन की, ठीक है ना। तो इन्होंने लेखक बोलते हैं कि 6 तरीके से मिसप्रेजेंट कर सकता है वो। ए वीक सर्कुलेशन स्पेल्स बैंकरप्सी
इफ़ द पेपर हैज़ टू डिपेंड ऑन, कहता है क्या कि अगर पेपर अपने सेल्स पर निर्भर किया तो वो क्या हो जाएगा, दिवालियापन घोषित हो जाएगा, यानी कि उसका फैक्ट्री खत्म हो जाएगा। द न्यूज इन द न्यूज़पेपर इज जनरली डैश, अगर बात करते हैं ना न्यूज की, तो न्यूज़पेपर में जो न्यूज होता है ना जनरली सम वाट चेंज किया हुआ रहता है, यानी कि आप देखिएगा कि आपकी यह घटनाएं कुछ घटेगी, मालूम सबको होता है कि ये सच बात है, लेकिन पेपर में कुछ और छप जाता है, ठीक है ना, तो ये इनकी डिमेरिट्स है। द प्रेस इंजॉयज द डैश, अब देखिए प्रेस की बात करता है इंजॉय की, द हेल्पलेसनेस ऑफ द पब्लिक, प्रेस भी जो है ना ये पब्लिक के हेल्पलेसनेस को इंजॉय करता है, ठीक है, मजबूरियों को, कहा जाए मजबूरी का। ए फ्री एंड फेयर प्रेस इज़ द ट्रू वॉच डैश ऑफ डेमोक्रेसी, अब देखिए वैसे प्रेस जो कि फ्री है और क्या है, जिसको डर नहीं लगता है, फेयर प्रेस, तो वो क्या होते हैं, एक वॉच की तरह करते हैं, डेमोक्रेसी का वॉचमैन, जिस प्रकार एक डॉग जो है ना काफ़ी वॉच करते हैं, घर की रखवाली करते हैं, उसी प्रकार डेमोक्रेसी की रखवाली करते हैं। डिसेंट जर्नलिस्ट एंड रेस्पॉन्सिबल एडिटर्स आर नॉट प्लीज्ड विद द प्रेजेंट अफेयर्स डैश, कहता है क्या यह सही है कि जो आज के जो जर्नलिस्ट है डिसेंट में एंड रेस्पॉन्सिबल एडिटर्स आर नॉट प्लीज प्रेजेंट अफेयर, आज के वर्तमान समय से खुश नहीं है, तो वास्तव में खुश नहीं है क्योंकि झूठ मूठ का खबर छाप दिया जाता है, ठीक है ना। डैश कैन मेक ब्रेक द रेपुटेशन ऑफ एनी मैन, कौन ऐसा शख्स है जो कि किसी भी व्यक्ति के रेपुटेशन को बिगाड़ सकता है और बना भी सकता है, तो ये कौन है, ये आपका प्रेस ही है, ठीक है। अब चलते हैं हम चैप्टर 9 में। द अर्थ है किसके द्वारा, एच बेट्स के द्वारा, 1905 में इसका जन्म हुआ और 1974 में इसकी मृत्यु हुई। द अर्थ हैज़ बीन रिटेन बाय किसके द्वारा, एच बेट्स के द्वारा। एच बेट्स फर्स्ट नॉवल वॉज पब्लिश्ड व्हेन ही वॉज ओनली, जब एच बेट्स 21 साल के थे ना तो उनका पहला नॉवल पब्लिश्ड हो गया था। जॉनसन वॉज ए डैश, जॉनसन इसमें एक कैरेक्टर आया है जो एक प्रकार का एक फार्मर है और प्रीचर भी है। द नेम ऑफ जॉनसन सन, जॉनसन के बेटे का नाम क्या है, बेंजी। बेंजीज फादर वैल्यूड, बेंजी के पापा जो है ना ज़्यादा किसको वैल्यू देते थे, स्वीट एंड फेट को, तो ये दोनों हो जाएगा, यानी भाग्य भरोसे ये ज़्यादा रहते थे। बेंजी वॉज डैश, बेंजी क्या थे, एक सिंपल माइंडेड मैन थे। द डॉक्टर एडवाइज द पेरेंट्स टू गिव टू द बेंजी, डॉक्टर ने एडवाइस दिया बेंजी को जो है ना आप कुछ दीजिए, क्या दीजिए भाई, तो सम वर्क दीजिए ताकि वो बेचारा उसमें बिजी रहे, ठीक है ना। बेंजी लेफ्ट द स्कूल एट, यानी कि बेंजी जो है ना बेंजी जो है ना 14 साल की अवस्था में स्कूल को छोड़ देता है, और जब वो स्कूल को छोड़ता है ना तो उनके पास जो है ना लगभग शुरू में 10 और 1 दर्जन उसके पास मुर्गियां रहती है। अब बेंजी परचेज लैंड, यहाँ तक कि बेंजी धीरे धीरे इतना बिजनेस को बढ़ा लेता है कि वो लैंड भी खरीद लेता है, किन से, सैंडर्स से। बेंजी वांटेड टू मैरी, बेंजी शादी करना चाहता था, किन से, फ्लोरेंस से, ठीक है ना। अब फ्लोरेंस कौन थी, एक लड़की थी जो उसके फैक्ट्री में काम किया करती थी। बेंजी पेरेंट्स गिव हिम ए पासबुक व्हेन ही वाज डैश ईयर्स ओल्ड, बेंजी जब 21 साल के हुए ना तो उसके माता पिता उनको एक क्या दिए, पासबुक दिए। जॉनसन वाज इन द पोजेशन ऑफ डैश लैंड, जॉनसन के पास कितनी भूमि थी, 4 एकर्स थी। बेंजी वाज गिवन टू कीप डैश, बेंजी को क्या दिया गया, काम के रूप में हैंड्स दिया गया। फॉर मेनी ईयर्स बेंजीज फादर हैड ए लोकल, बहुत वर्षों तक जो है ना बेंजी के पापा जो है ना एक लोकल क्या थे, लोकल प्रीचर थे, यानी कि प्रवचन वगैरह दिया करते थे, ठीक है। द डैश सजेस्टेड दैट बेंजी शुड बी अलाउड टू कीप हैंड्स, किसने सजेस्टेड किया कि बेंजी को कुछ काम दीजिए, हैंड्स ही दे दीजिए जो आपके पास है, तो वो डॉक्टर ने। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कहता है। बेंजी लेफ्ट हीज डैश ऑन द पेवमेंट, बेंजी जो है ना बीच चौराहे पर किसको छोड़ के आ जाता है, तो अपने पेरेंट्स को। बेंजी मूव्ड इनटू द हाउस विद फ्लोरेंस एज हिज वाइफ एट द एज ऑफ, बेंजी जब 40 साल के थे ना तब उन्होंने शादी किया अपने माँ बाप की मर्जी के खिलाफ फ्लोरेंस से, ठीक है ना। बेंजी अंडरस्टूड अबाउट द बिजनेस ऑफ डैश, बेंजी सब कुछ जान गया था, किसके बारे में, तो हैंड्स के बारे में, हैंड्स के बारे में वो सब ट्रिक्स जान गया था, कैसे क्या करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बेंजी ऑन ए डैश, बेंजी के पास अपना कौन सा कार था, तो फोर्ड कार था।
हीज हैंड्स वी आर प्रोड्यूसिंग एन एवरेज ऑफ डैश इन ए वीक, एक सप्ताह में उनकी मुर्गियां जो है ना कितने अंडे प्रोड्यूस कर देते थे, तो वो 200 एग्स, 200। द अर्थ इज ए, द अर्थ एक प्रकार का क्या है, स्टोरी है, कहानी है। बेंजी टोल्ड हिज पेरेंट्स टू ईट इन द, जब झगड़ा होता है ना तो बेंजी कहता है अपने माता पिता को कि आप लोग खाइए, कहाँ खाइए, खाना पीना किचन में खाइए और हम लोग अलग खाएंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, ए हो जाएगा, ठीक है, किचन। अब चलिए, अब आपका सेकेंड लास्ट है, 10th नंबर है, इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आइज, ठीक है। भारत, यात्रियों की नज़र में भारत कैसे है। देखिए, इनका लेखिका कौन है, पर्लेस बक, और 1892 में इसका जन्म हुआ, 1973 में मृत्यु हो गई। इंडिया थ्रू ट्रेवल्स आइज इज एन इंस्पायरिंग डैश, एक प्रकार का क्या है, ऐसे है। कम माई बिलव्ड इज रिटन बाय, कम माई बिलव्ड किसने लिखी है, तो ये पर्लेस बक के द्वारा लिखी गई है। इंडिया वॉज ए पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ, इंडिया जो है ना एक पार्ट रहा है किसके बैकग्राउंड का, तो इंडिया जो है ना इसके पर्लस बक के लाइफ का जो है ना बैकग्राउंड रहा है, ठीक है ना, पर्लस बक। द फूड इन इंडियन विलेज वाज सर्व्ड, ये फूड जो भारतीय गांव में ये गए थे तो उसको सर्व किया गया था, किस में खाने के लिए दिया था, बनाना लिप्स में दिया था, केले के पत्ते में। द लैंड बिटवीन बॉम्बे एंड डैश फेमिस्ड, बॉम्बे और मद्रास की भूमि के बारे में बात कर रहे थे ये, कि इसके बीच में जो है ना मतलब क्या हो चुका है, लैंड जो है ना डिजर्ट हो चुका है, ठीक है, और अंग्रेज ने इस पर ध्यान नहीं दिया था। रिलीजन इज एवर प्रेजेंट इन डैश लाइफ, भारतीय लोगों में कुछ हो ना हो लेकिन धर्म जरूर निवास करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द पीपल ऑफ डैश मस्ट बी रिसॉन्ड एज बिलोंगिंग टू द कॉजियन रेस। देखिए ये कहने का क्या अर्थ है कि ये इंडिया के जो है, ठीक है ना, इंडिया भी कॉशियन रेस से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना, इस जाति से बिलोंग करते हैं। ये किसका मानना है, पर्लेस बक का। डैश प्रेज इंडिया पीपल एंड देयर लाइफ, किसने प्रशंसा की, पर्लेस बक ने। इंडियन पीजेंट्स आर पुअरर दैन डैश काउंटर पार्ट्स, यानी कि भारतीय किसान जो है ना गरीब है, किनकी तुलना में, तो चाइनीज किसानों की तुलना में। डैश एडवाइस इंडियंस नॉट टू ब्लेम द ब्रिटिश फॉर एवरीथिंग, किसने कही कि एडवाइस द इंडियंस लोगों को कि केवल आप ब्रिटिश को ब्लेम मत दीजिए, ठीक है ना, सब चीज़ के लिए। तो ये पर्लेस बक कहती है। विजिटेड इंडिया, डैश विजिटेड इंडिया टू सी एंड लिसन टू टू ग्रुप्स ऑफ पीपल, कौन जो है ना यहाँ पे मतलब विजिट करती है इंडिया दो ग्रुप से मिलने के लिए, तो वो है आपका पर्लेस बक। अब वो दो ग्रुप्स कौन है, सबसे पहले गांव के किसान गरीब लोग, और दूसरा शहर के शिक्षित लोग, इंटेलेक्चुअल पीपल। बक्स फैमिली डॉक्टर वाज द डैश, यानी कि बक्स फैमिली, पर्लेस बक की फैमिली डॉक्टर जो थे ना वो इंडिया के थे। द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड स्टेट वाज द डैश, कहता है क्या कि फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द जनरल असेंबली ऑफ अमेरिका यूनाइटेड स्टेट, यानी कि अमेरिका की जो पहली प्रेसिडेंट हुई, महिला प्रेसिडेंट हुई जनरल असेंबली की, वो भी इंडियन थे। पर्लेस बक वॉन द नोबेल प्राइज, देखिए इसको नोबेल प्राइज ही मिला, कब मिला नोबेल प्राइज, इन 1938। यहाँ पे कन्फ्यूजन लग रहा है, मेरे हिसाब से 1948 होना चाहिए, ठीक है ना, आई एम नॉट श्योर, सो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा अब बुक में, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, ठीक है ना, ये यहाँ पे गलत लिखा गया होगा, ठीक है ना, 1948 होना चाहिए। एक आध क्वेश्चन अगर गलत हो जाए तो प्लीज़ मैनेज कीजिएगा। बक्ड आउट इन ए या ए एंड डैश यूनिवर्सिटी, पर्लेस बक जो है ना चाइनीज यूनिवर्सिटी में क्या करती थी, पढ़ाती थी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, द यंग इंडियन इंटेलेक्चुअल्स वेयर डिसअपॉइंटेड विद द डैश, कहता है क्या कि यंग इंडियन इंटेलेक्चुअल जो था ना वो डिसअपॉइंटेड था, किससे, तो अंग्रेजों से, इंग्लिश से। आई वॉज टू कॉल टू किल द डेंजरस डैश, देखिए जब ये खाने के लिए बैठे थे ना तो गांव के एक ग्रामीण आते हैं और वो चिल्ला के कहते हैं, ठीक है ना, क्या कहते हैं भाई, किसको मारने के लिए बुला रहे थे, मतलब जिसके यहाँ होस्ट करने गए थे, तो वो स्नैक को मारने के लिए बुला रहे थे। शी वॉज रियर्ड बाय हर डैश,
यानी कि मिशनरी पेरेंट्स, उसकी जो देखभाल हुआ था ना उसके मिशनरी पेरेंट्स हुआ था। इंडिया अंडर द ब्रिटिश रूल हैड ए लाइफ स्पेन ऑफ जस्ट डैश ईयर्स। बात करते हैं क्या कि ऐसी स्थिति हो गई थी ना ब्रिटिश रूल के अंदर, तो वहाँ के लोगों की आयु जो है ना औसत आयु 27 हो चुका था। बाय बर्थ बक वाज डैश। बात करते हैं हम जन्म से, तो जन्म से जो थे ना अमेरिकन थे, लेकिन पली बड़ी वो कहाँ, दूसरे कंट्री में। द मंगोलियन फ्रॉम यूरोप इन्वेडेड। मंगोलियन जो थे ना यूरोप से आए थे, वो क्यों आए थे, कश्मीर को लूटने के लिए आए थे। अब आपका लास्ट चैप्टर बचा हुआ है ए मैरिज प्रपोजल। ए मैरिज प्रपोजल जो है ना ये एंटन चेकअप के द्वारा लिखा गया है। 1860 में इसका जन्म हुआ, 1904 में इसकी मृत्यु हो गई। ए मैरिज प्रपोजल जो है ना एंटन चेकअप के द्वारा लिखा गया है, और ये एक प्रकार का क्या है, कॉमेडी है। लोमोव एंड डैश आर क्वारलिंग फॉर द ऑक्स मीडोज। लोमोव और किसके बीच जो है ना ऑक्स मीडोज को लेकर के झगड़ा हो जाता है, तो वो नतालिया के बीच में। एंटोन चेकोव वाज ए डैश ए या ए एन। एंटोन चेकोव कहाँ से बिलोंग करते हैं, रशियन से, रूस के थे ये। टू नो लोमोव्स डिजायर मिस्टर चोबोकोव बिकेम। जब चोबोकोव जो है ना लोमोव के डिजायर को जानता है तो वो क्या होते हैं, काफ़ी खुश हो जाते हैं, ठीक है ना। एक दिन लोमोव क्या करते हैं, नतालिया का हाथ मांगने के लिए जाते हैं, शादी का प्रस्ताव लेके जाते हैं। लोमोव वांटेड टू डैश नतालिया। लोमोव वांटेड से क्या करना चाहते थे, मैरी करना, शादी करना चाहते थे। द पीजेंट्स यूज द लैंड फॉर डैश ईयर्स। तो वो जो उनके जो लोमोव कहते हैं कि वो जो कृषक थे नतालिया के, तो वो 40 वर्षों तक क्या किए थे, उस लैंड को यूज किए थे। आई विल प्रूव टू यू इन द कोर्ट दैट दे आर माइन। किसने कहा कि मैं इसको कोर्ट में साबित कर दूंगा तो ये मेरी ज़मीन मेरी है, तो ये लोमोव ने कहा। ए पर्सन हु एक्वायर्स लैंड इन एनी वे पॉसिबल इज कॉल्ड। कहता है क्या कि ए पर्सन, वैसे पर्सन जो एक्वायर्स कर लेता है लैंड को किसी भी प्रकार से, उसको लैंड ग्रैबर कहा जाता है, जमीन हड़पने वाला। एंटोन चेकोव बिगिंस हिज कैरियर बाय राइटिंग। एंटोन चेकोव जो है ना अपना कैरियर की शुरुआत करता है कॉमिक स्केच से। द ऑनरशिप ऑफ डैश इज डिस्प्यूटेड। द ऑनरशिप ये जो था ना डिस्प्यूटेड, झगड़ा का कारण क्या था, ऑक्स मीडोज। लोमोव डॉग इज नेम। लोमोव के कुत्ते का नाम क्या था, गेस, और नातालिया के कुत्ते का नाम लिप। नेक्स्ट देखिए, नातालियास डॉग्स नेम लिप। डैश वाज हाइपोकॉन्ड्रिक या नर्वस टेम्परामेंट। कहता है कौन हाइपोकॉन्ड्रिक, नर्वस टेम्परामेंट कहते हैं, तो लोमोव थे, ठीक है ना। तरह तरह के विचार इसके मन में आया करते थे। लोमोव्स डॉग हैज़ 2 डिफेक्ट, ही इज ओल्ड। लोमोव के कुत्ते में 2 डिफेक्ट। नतालिया कहते हैं कि आपके कुत्ते में 2 डिफेक्ट है। पहला तो वो एक तो बूढ़ा हो गया है, और दूसरा क्या, टू शॉर्ट, क्या है उसका मजल, यानी कि जिससे वो शिकार करते हैं उनका थोतना जो है ना वो क्या है, छोटा है। लोमोव इज डैश ईयर्स ओल्ड। लोमोव कितने साल का है, लोमोव 35 साल का है, ठीक है ना। लोमोव क्लेम्स टू हैव द मेमोरी ऑफ डैश। लोमोव कहता है कि मेरा जो मेमोरी है ना वो एन एलिफेंट की तरह है, ठीक है ना। मेमोरी ऑफ एन एलिफेंट, इसका मतलब होता है कि याद, ऐसा याददाश्त जो कभी ना भूले। द कॉस्ट ऑफ लोमोव्स डॉग। लोमोव के कुत्ते का दाम कितना था, डैश रूबल्स। कितना रूबल्स था, तो लोमोव कुत्ते को खरीदा था 125 रूबल में। नातालिया इज डैश ईयर्स ओल्ड। नातालिया की उम्र कितनी थी, तो वही 25 साल की थी नातालिया, ठीक है ना, 25 ईयर्स। मैरिज प्रपोजल इज ए डैश प्ले। मैरिज प्रपोजल जो है ना 1 एक्ट प्ले है। डैश सेज दैट ही इज हैविंग हार्ट फेल्योर। किसने कहा कि मेरा हार्ट जो है ना फेल्योर हो जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा, ये लोमोव कहता है। डैश सेटल द मैरिज बिटवीन लोमोव और नतालिया। लोमोव और नतालिया के बीच में जो है ना मैरिज का सेटल किसने किया, तो चोबोकोव ने किया। व्हेन लोमोव केम टू चोबोकोव द लैटर डैश हिम। जब लोमोव जो है ना आया चोबोकोव के पास, तो उन्होंने क्या किया, उसका वेलकम किया। नातालिया इज ए डैश ए एन गर्ल। नातालिया जो है ना पीस लविंग गर्ल लेखक के अनुसार माना जाता है, ठीक है ना। तो ये आपका था क्या, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, ठीक है ना, और ये कहानी का था, और आपका बचा अब कविता का। ये भी जितना देख रहे हैं ना ये स्टोरी ऑफ इंग्लिश का है, ठीक है ना, ये आपका स्टोरी ऑफ इंग्लिश है। आप स्टोरी ऑफ इंग्लिश को भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम कोशिश करते हैं कि आपका जो चैप्टर है हम नेक्स्ट वीडियो में आपका जिक्र करेंगे। ये आपका पार्ट 1 है, आप इसको देखिए, सोचिए, समझिए, और नेक्स्ट पार्ट इसका जल्द ही अपलोड होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।